नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सायमा। बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है क्योंकि बिहार में अक्टूबर या नवंबर में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, माइग्रेशन और रोजगार के मुद्दे राजनीतिक दलों के अभियानों के केंद्र में आ गए हैं और सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों ही इन मुद्दों को अपनी रणनीति का मुख्य आधार बना रहे हैं। बिहार उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा प्रवासियों को अन्य राज्यों में भेजने वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार से 74.54 लाख लोग अन्य राज्यों में प्रवास कर चुके हैं और आपको बता दें कि ये राज्य की आबादी का 7.2% है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल उत्तर प्रदेश 1.23 करोड़ से ही बिहार से ज्यादा प्रवासी जाते हैं। बिहार से सबसे ज्यादा प्रवासी झारखंड में रहे और ये संख्या 13.36 लाख है। इसके बाद बिहार से दिल्ली में 11.07 लाख, पश्चिम बंगाल में 11.04 लाख, उत्तर प्रदेश में 10.73 लाख और महाराष्ट्र में 5.69 लाख प्रवासी हैं। बिहार में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। 2022-23 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के मुताबिक 15 साल से ज्यादा आयु वालों के लिए बिहार की बेरोजगारी दर 7.3 थी, जो राष्ट्रीय औसत 6.4 से ज्यादा है। 15 से 29 साल की आयु वालों के लिए यह दर 23.2% थी, जो राष्ट्रीय औसत 15.9% से काफी ज्यादा है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय की राष्ट्रीय औसत के साथ तुलना से पता चलता है कि राज्य लगातार पीछे चल रहा है। 2011-12 से बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रही है और ये 2023-24 में प्रति वर्ष 32,174 रुपए थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.07 लाख रुपए था। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए तो बिहार में गरीबी 2015-16 में इसकी आबादी के 51.89% से घटकर 2019-21 में 33.76% हो गई। हालांकि इस कमी के बावजूद भी बिहार में देश में बहुआयामी गरीबी की दर सबसे ज्यादा है और ये आंकड़े बिहार की आर्थिक चुनौतियों को दिखाते हैं, जहां रोजगार के अवसरों की कमी के कारण लाखों युवा हर साल दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश में जाते हैं। ये प्रवास न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है, जिसे सभी प्रमुख दल अपने चुनाव अभियानों में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने प्रवास और बेरोजगारी के मुद्दों से निपटने के लिए विकास केंद्रित रणनीति अपनाई है। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं। 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़कों, बिजली और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए काम किया है। हालांकि रोजगार के मामले में उनकी सरकार की प्रगति की आलोचना लगातार होती रही है। एनडीए ने 2025 के लिए बड़ी जीत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसमें नीतीश को गठबंधन का चेहरा बनाया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने यह दावा किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 243 में से 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 2025-26 के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की गई, जिनमें मखाना बोर्ड, ग्रीन फील्ड, हवाई अड्डा, पश्चिमी कोशी नहर परियोजना, आईआईटी पटना का विस्तार और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान शामिल हैं। वहीं जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने यह दावा किया है कि ये परियोजनाएं पिछड़े और हाशिए पर पड़े समुदायों को लाभ पहुंचाएंगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बीजेपी ने बिहार दिवस के 9 दिवसीय उत्सव के माध्यम से देश भर में बिहारी प्रवासियों तक पहुंचने का प्रयास किया। ये रणनीति प्रवासियों को ये संदेश देने के लिए थी कि एनडीए उनकी चिंताओं को समझती है और उनके लिए नीतियां बना रही है। हालांकि नीतीश कुमार की लगातार गठबंधन बदलने की आदत ने उनकी विश्वसनीयता को नुकसान जरूर पहुंचाया है। इसके अलावा जेडीयू का वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने का फैसला भी मुस्लिम मतदाताओं को नाराज कर सकता है और इसका असर भी चुनाव में नजर आ सकता है। आपको बता दें कि बिहार की 17% आबादी का हिस्सा है और एक फैसले से ये 17% जो है वो वोट बैंक कम हो सकता है।
वहीं महागठबंधन की रणनीति की बात करें तो आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने प्रवास और बेरोजगारी को अपने अभियान का मुख्य मुद्दा बनाया है। महागठबंधन में कांग्रेस, वामपंथी दल और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी शामिल है। 2022-23 में महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव रोजगार और प्रवास के मुद्दों पर युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनकी 17 महीने की सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की। वो 100% डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा कर रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। इतना ही नहीं, आरजेडी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी मुस्लिम यादव छवि से बाहर निकलने की कोशिश की और एमवाई, बाप, मुस्लिम यादव, बहुजन, अगड़ा, आबादी, गरीब रणनीति अपनाई। इसने कुशवाहा समुदाय के एक हिस्से को आकर्षित किया और इस वजह से औरंगाबाद में अभय कुमार सिन्हा की जीत हुई। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू की है। ये बिहार में प्रवास और बेरोजगारी के मुद्दों को उजागर करने के लिए है। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को बेगूसराय में राहुल गांधी के इस यात्रा में शामिल होने से इसे और बल मिला। ये अभियान विशेष रूप से 18 से 35 साल के युवाओं को लक्षित करता है जो नौकरी की कमी के कारण प्रवास करने को मजबूर हैं। दरअसल महागठबंधन की चुनौती ये भी है कि उसका मुस्लिम यादव आधार पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस की कमजोर स्थिति और सीट बंटवारे को लेकर आंतरिक तनाव भी गठबंधन के लिए बाधा बन सकते हैं। कांग्रेस ने 2020 में 70 में से केवल 19 सीटें ही जीती थी। प्रवास और रोजगार के मुद्दे बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं और यही सरकार बनाने के लिए भी काफी ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। एनडीए अपनी विकास की उपलब्धियों और केंद्र के समर्थन पर भरोसा कर रही है, लेकिन नीतीश की घटती विश्वसनीयता और मुस्लिम मतदाताओं का संभावित नुकसान उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार जैसे महागठबंधन के नेता युवाओं के बीच में जोश पैदा कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन की आंतरिक एकता और व्यापक जातिगत समर्थन की कमी उनकी राह में रोड़ा बन सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा। बिहार का 2025 विधानसभा चुनाव केवल राज्य का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। एनडीए की जीत बीजेपी की राष्ट्रीय प्रभुत्व को और मजबूत कर सकती है, जबकि महागठबंधन की जीत इंडिया ब्लॉक में नई जान फूंक सकती है और तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित भी कर सकती है। दरअसल प्रवास और रोजगार के मुद्दे न केवल बिहार की आर्थिक चुनौतियों को दिखाते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि मतदाता अब विकास और अवसरों की मांग कर रहे हैं। इस चुनाव में जो भी दल इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएगा, वो बिहार की सत्ता पर काबिज होने की संभावना को मजबूत करेगा। अब देखना यह होगा कि बिहार में इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें किस पार्टी को कौन सा नुकसान होगा और कौन सी पार्टी बिहार की सत्ता पर काबिज होगी। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।